फोंग यी ने अपना पूरा ध्यान सर्प पर लगाया, सुनहरी लपटों की बाढ़ लाते हुए उसे चुनौती दी कि वह आग को कितनी अच्छी तरह संभाल सकता है। विशालकाय सर्प एक भयंकर गर्जना के साथ झपटा, उसका विशाल मुंह अपने शिकार को खाने के लिए खुला था। अद्भुत फुर्ती के साथ फोंग यी ने हमले को चकमा दिया, हवा में उछलते हुए अपनी चमकती सुनहरी तलवार लहराई। जैसे ही वह उतरा, उसने राक्षस को अपनी तलवार देखने के लिए कहा, जो विशाल जानवर के लिए एक स्पष्ट चुनौती थी। सर्प पीछे हटता हुआ लग रहा था, चमकते हथियार से सावधान था। अपना मौका देखकर फोंग यी ने जवाबी हमला किया। हवा में कूदकर उसने सर्प के चेहरे पर एक शक्तिशाली वार किया। उसकी तलवार उसकी थंडर पावर की नीली ऊर्जा से ढकी हुई थी। वार का बल बहुत बड़ा था, लेकिन परिणाम वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसकी खोपड़ी को कुचलने के बजाय क्रिएचर का सिर बीच में से फट गया, जैसे कि वह अपनी स्किन उतार रहा हो। उसके नीचे एक दूसरा समान सिर दिखाई दिया। फांगगी अपने पैरों पर उतरा। इस अजीब विकास से उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्रिएचर का फटा हुआ सिर फिर पूरी तरह से अलग हो गया, अपनी बाहरी परत को हटाकर अपने सच्चे ठीक हुए रूप को प्रकट किया। उसकी गर्दन में हरी ऊर्जा के स्पंदित होने पर फोंग यी को पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फोंग यी की तलवार से बची हुई थंडर एनर्जी उसके शरीर में दौड़ने पर सर्प ने सदमे और दर्द के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मजबूत हुई, उसकी डार्क पावर को ओवरवेलमिंग करते हुए वह फ्योरी में दहाड़ता रहा। क्रिएचर को दर्द में ऐंठते हुए देखकर फोंग यी ने एक छोटी कॉन्फिडेंट स्मग दी। वह जानता था कि उसके पास फायदा है, क्योंकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि इस सर्प की डार्क ऑरा कैंडल नाइट से स्ट्रॉन्गर है। फिर उसने अपनी क्लेवर प्लान का खुलासा किया। जब उसने अपनी तलवार से हमला किया था, तो उसने अपनी आग की पूरी ताकत रोक ली थी। इसके बजाय उसने अपनी तलवार का उपयोग अपनी थंडर पावर को सीधे अपने हाथ से स्नेक के शरीर में ले जाने और चैनल करने के लिए किया था। उसने दोनों क्रीचर्स की तुलना की, यह महसूस करते हुए कि यह सर्प कैंडल नाइट की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और अवॉल्व्ड मॉन्स्टर था। अचानक उसे अपने कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ, जहां रैट क्रिएचर ने उसे काट लिया था। उसने फुफकारा, नीचे देखा तो घाव से अजीब बैंगनी स्नेक स्केल्स उगते हुए देखा। वह तुरंत समझ गया, जैसा कि उसने सोचा था, यह एक स्मार्ट म्यूटेटेड स्पीशीज थी। उसके साथी के काटने से दिया गया इसका पॉइजन एक पैरालाइजिंग इफेक्ट था, जो उसे चुपचाप मारने देता था। उसे घाव से तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक जहर से लड़ने के लिए काम कर रही है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वह जानता था कि उसके पास परफेक्ट काउंटर है। यांग फ्लेम पावर जहर को डिसॉल्व कर सकती थी। गोल्डन सन टेक्निक उसके शरीर को प्रोटेक्ट और हील करेगी, और थंडर पावर बची हुई किसी भी चीज को प्यूरिफाई कर देगी। जैसे जैसे उसकी शक्तियों से ऊर्जा उसके माध्यम से पल्स्ड हुई, फोंग यी ने अपनी कंबाइंड एबिलिटीज के लाभ को पहचाना। उसके यांग फ्लेम और थंडर पावर्स के मिश्रण ने अब उसे किसी भी जहर के लिए एक स्पष्ट पेन सिग्नल दिया, जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में कार्य कर रहा था। वह जानता था कि वह लकी था। दूसरों के लिए सर्प का स्नीकी पॉइजन ठीक करना इम्पॉसिबल होता। उसने अनुमान लगाया कि सर्प इतना बड़ा होने के लिए उसे सरप्राइज अटैक्स पर रिलाई करना पड़ा होगा। उसने मॉन्स्टर की गुफा के बारे में सोचा, जो उसके पीड़ितों की स्कल से भरी हुई थी। कैंडल नाइट के परफेक्ट बेट के रूप में कार्य करने के साथ दो क्रीचर्स एक डेडली ट्रैप बन गए थे, यहाँ तक कि टॉप पायनियर्स के लिए भी, जिससे ये समझाया गया कि इतने सारे क्यों गायब हो गए थे। लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि उसने क्रिएचर के विशाल कंकाल को अपनी होली फायर में राख में जलते देखा, वह जानता था कि उसके टेरर का रेन खत्म हो गया था। आग के सामने खड़े होकर फांगगी को सेटिस्फाइड महसूस हुआ। उसकी इनर फ्लेम पावरफुल थी, लेकिन उसकी नई थंडर पावर से ट्रिपल क्रिटिकल हिट ने उसकी विक्ट्री को सील कर दिया था। उसे कॉन्फिडेंस था कि उसकी फाइटिंग स्किल्स अब काफी अच्छी थी, यहाँ तक कि अन्य हाई लेवल पायनियर्स की तुलना में भी। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा, मॉन्स्टर के आखिरी हिस्से को जलती हुई लपटों को देख रहा था। जैसे ही वह जाने वाला था, वह रुक गया, अपना हाथ बाहर निकाला, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। उसकी आंखें नैरो हो गईं। वह अकेला नहीं था, कोई अभी भी वहाँ था। वह ठीक समय पर मुड़ा ताकि एक आकृति को धुएं से बाहर निकलते हुए देख सके, जो राख से खांस रही थी। ये सू चिंगयिंग थी। वह चुपचाप खड़ी थी, सुट से ढकी हुई और स्पष्ट रूप से थकी हुई थी, लेकिन वह अलाइव थी। जैसे ही धुआं साफ हुआ, फोंग यी ने खुद को अनकॉन्शियस मेंबर्स ऑफ द अदर स्क्वाड को सू चिंगयिंग को उनके बीच बैठे हुए देखा। उसने उसे एसोसिएशन के एजेंट के रूप में पहचाना और ठंडे दिमाग से उसे बताया कि ढूंढ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि उसके प्लेइंग डेड एक्ट को सुधार की जरूरत थी, जिसने उसे हैरान कर दिया। एम्बैरेस्ड होकर सुचिंग ने अपना चेहरा ढक लिया, यह महसूस करते हुए कि यह वही पावरफुल पायनियर था जिसे वह ट्रैक कर रही थी। उसने एक बहाना बनाने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि वह स्मेल से जाग गई। फोंग यी हालांकि फूल्ड नहीं था। उसने उसकी तारीफ की, ये बताते हुए कि जबकि उसकी टीममेट्स की एनर्जी खत्म हो गई थी, वह खुद को बचाने के लिए एक छोटा सा रिजर्व रखने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग थी। अगर वह वास्तव में अनकॉन्शियस होती, तो उसने समझाया, वह कुछ भी स्मेल नहीं कर पाती। फ्लस्टर्ड होकर सू चिंगयिंग केवल एक ऑकवर्ड थैंक यू दे सकी। अपने मन में वह अमेज्ड थी। उसने उसे सीधे देख लिया था। उसने वास्तव
शव में प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी रखी थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसने अकेले कैंडल नाइट और जायंट सर्पेंट दोनों को कैसे हराया था। उसकी एम्बैरेसमेंट को नोटिस करते हुए फोंग यी का टोन नर्म हो गया। उसने उससे बताया कि उसे अपनी आंखें ढकने की जरूरत नहीं है और उसने उससे केवल उसके साथ ऑनेस्ट रहने और उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए कहा था। ये देखकर कि वह और उसकी टीम सेफ थे, उसने कहा कि देर हो रही थी और वह जा रहा था। सू चिंगयिंग ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, ये कहते हुए कि चीजों को एक्सप्लेन करने से सरप्राइज खराब हो जाएगा। वह फैक्ट्री की छत में बनाए गए छेद से एफर्टलेसली कूद गया और रात में गायब हो गया। जैसे ही वह रूफटॉप्स पर यात्रा कर रहा था, फोंग यी ने बैटल के बारे में सोचा। वह खुश था कि सू चिंगयिंग ने राक्षसों से डार्क पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। इसकी डिस्गस्टिंग कोल्डनेस को याद करते हुए उसने सोचा कि वह खुद इसे अब्सॉर्ब क्यों नहीं कर सका। उसने अनुमान लगाया कि शायद डार्क एनर्जी पहले ही चली गई थी या उसके शरीर ने इंस्टिंक्टिवली इसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने बाद में घर पर इसके बारे में सोचने का फैसला किया। विशाल अबैंडन फैक्ट्री में अकेली रह गई। सू चिंगयिंग ने छत में मूनलाइट छेद को देखा जहां फोंग यी गायब हो गया था। उसने आह भरी, निराश थी कि उसे उसका चेहरा अच्छी तरह से नहीं दिख सका था और यह महसूस कर रही थी कि वह अभी भी उस पर या एसोसिएशन पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसका शांत पल छोटा था। फिर से एक स्क्वाड लीडर की तरह एक्ट करते हुए वह डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के अनकॉन्शियस कैप्टन के पास गई और उसे कुछ स्लैप्स दिए, उसे जागने के लिए कहा। आदमी ग्रोन किया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, ब्रूज्ड और कंफ्यूज। उसका पहला विचार पैनिक था और वह चिल्लाते हुए खड़ा हो गया कि उन पर एम्बुश किया गया था। सू चिंगयिंग ने उसे एक काम लुक के साथ देखा। नेता और उसके स्क्वाड मेंबर्स ने तब देखा कि वह इतनी शांत क्यों थी। जायंट सर्पेंट का विशाल स्मोकिंग स्केलेटन। वे टोटल डिसबिलीफ में घूरते रहे। सीन से कंफ्यूज्ड होकर लीडर ने जानना चाहा कि क्या हुआ था और पावरफुल यांग एनर्जी कहां से आई थी। सुचिन ने शांत भाव से समझाया कि एक पावरफुल पायनियर ने उन्हें रेस्क्यू किया था। उसने अपनी केयरफुली प्लान्ड रिपोर्ट जारी रखी, ये समझाते हुए कि पायनियर लाइकली उसके ओरिजिनल मिशन का व्यक्ति था, जो यांग एट्रीब्यूट वाला एक बहुत ही हाई लेवल इंडिविजुअल था। उसने अपनी आवाज को बंद कर दिया, ये सुझाव देते हुए कि उसका अपीयरेंस एक लकी कोइंसिडेंस था। अन्य स्क्वाड मेंबर्स ओ में थे। एक ने कहा कि यह अनबिलीवेबल था कि एक व्यक्ति दोनों राक्षसों को हरा सकता था। सुइंग यंग ने कहा कि वह उसे अभी तक रिक्रूट नहीं कर पाई थी और उसने उसे वापस ट्रैक करने में भी कामयाबी हासिल की थी, जिससे वह और भी मिस्टीरियस हो गया था। अपने ग्रिम जॉब पर वापस आते हुए डिस्ट्रॉयर स्क्वाड लीडर ने पूछा कि कैंडल नाइट का बॉडी कहां था। जैसा कि उसने सीन को साफ करने के लिए एक ग्रीन एनर्जी टेक्निक का उपयोग करना शुरू किया। उसने कहा कि उन्हें एसोसिएशन के लिए रिमेन्स को कलेक्ट करने की आवश्यकता थी। जैसे ही स्क्वाड्स ने क्लीन अप शुरू किया, डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर ने लड़ाई से बचे हुए स्ट्रेंज डार्क रिमेन्स को इकट्ठा करने के लिए एनर्जी के ग्रीन ऑर्ब का उपयोग किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने गलती से फर्श पर डेब्री के एक टुकड़े को कुचल दिया, जो अचानक ब्राइट ब्लू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ब्लास्ट में फट गया। वह दर्द में पीछे कूद गया, शॉक के फोर्स पर चिल्लाया क्योंकि सू चिंगयिंग ने सरप्राइज में देखा। इस नई डिस्कवरी ने चीजों को और भी मिस्टीरियस बना दिया। रिमेन्स, जिसे उन्होंने अब महसूस किया कि कैंडल नाइट के थे, बची हुई इलेक्ट्रिसिटी से क्रैकलिंग कर रहे थे। स्क्वाड लीडर ने सू चिंगयिंग की ओर मुड़कर उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि पायनियर में यांग एट्रीब्यूट था, फिर भी इस इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पावर ने एक अलग स्टोरी बताई। दोनों लीडर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी को देखने के लिए घुटने टेक दिए। सू चिंगयिंग बची हुई थंडर पावर की प्योर स्ट्रेंथ से स्टन्ड थी, ये पुष्टि करते हुए कि यह एक हाई टियर पावर थी। इससे डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर को एक नया आइडिया मिला। शायद दो हाई लेवल पायनियर्स दिखाई दिए थे, एक ने सर्प को मारने के लिए और दूसरे ने कैंडल नाइट को मारने के लिए, फिर एक साथ चले गए। सुगिन यांगिंग जानती थी कि यह सही नहीं था। उसने अनबिलीवेबल ट्रूथ को कैसे एक्सप्लेन करना है, इस पर संघर्ष किया। लोन पायनियर की छवि को याद करते हुए, जिसने क्रैकलिंग ब्लू लाइटनिंग और रोरिंग गोल्डन फायर दोनों को पकड़े हुए था, वह जानती थी कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक अकेला व्यक्ति दो अलग अलग टॉप लेवल पावर्स रख सकता है। सिर्फ एक होने से आप एक जीनियस बन जाते थे, दो होना लगभग अनहर्ड ऑफ था। इम्पॉसिबल प्रूफ उनके ठीक सामने था। जायंट सर्पेंट का जलता हुआ स्केलेटन एक यांग फ्लेम वॉकर का काम था, जबकि कैंडल नाइट का इलेक्ट्रिफाइड बॉडी एक थंडर टायरेंट का स्पष्ट मार्क था। कंबाइंड स्क्वाड्स केवल टोटल डिसबिलीफ में देख सकते थे, ये सोचकर कि यह मिस्टीरियस पायनियर वास्तव में किस तरह का मॉन्स्टर था। जैसे ही एसोसिएशन से रिइंफोर्समेंट्स आए, सू चिंगयिंग खुश थी कि उसने टीम मेंबर्स को बाहर छोड़ दिया था। अगर वह बिना चेक इन किए बहुत देर तक अंदर रहती, तो वे उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट करते। उसने ग्रिमली महसूस किया कि सीन पर मौजूद रेस्क्यू टीम को मूल रूप से उनके बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। उसके दो सबऑर्डिनेट्स, जिन्हें सर्प के पॉइजन से नॉकआउट कर दिया गया था, आखिरकार जाग गए। वे उसके बगल में स्क्रैम्बल्ड हुए। इस रिलीफ
के साथ रोते हुए कि उनकी कैप्टन अभी भी अलाइव थी। थ्रेट खत्म होने के साथ एसोसिएशन की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। उनका जॉब एक रेस्क्यू से एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बदल गया था। एडवांस स्कैनिंग टेक का उपयोग करके वे सावधानी पूर्वक बचे हुए स्पिरिचुअल एनर्जी और बैटल साइंस का एनालिसिस करते हैं। अपने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट के लिए क्या हुआ इसे एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद एक स्पेशलिस्ट ने सू चिंग यंग और डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर को अपनी फाइंडिंग्स के साथ कांटेक्ट किया। उसने बताया कि सभी डेटा फाइटिंग हैबिट्स से लेकर दोनों मॉन्स्टर्स के मारे जाने के तरीके तक कंपेयर करने के बाद 99% संभावना है कि दोनों को मारने वाला एक ही व्यक्ति है। दोनों स्क्वाड लीडर्स एक दूसरे को हैरान और गंभीर चिंता के साथ देखने लगे। बाकी स्क्वाड मेंबर्स डिसबिलीफ में एक दूसरे से बातें करने लगे। वे समझ रहे थे कि उन्हें एक ऐसे पायनियर ने बचाया था जिसके पास 2 अलग अलग हाई टियर पावर्स थी जो उन्होंने कभी संभव नहीं समझा था। उन्हें पता था कि इनमें से कोई भी मॉन्स्टर उन्हें बड़ी आसानी से मार सकता था। फिर भी इस पावर हाउस ने दोनों को अकेले खत्म कर दिया, वो भी शायद सिंगल स्ट्राइक्स में। इस रहस्यमयी व्यक्ति और उनके बीच पावर का फर्क अब्सर्ड लग रहा था। इस डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए सू चिंग यंग ने अपने सुपीरियर से कांटेक्ट किया। उसने रिपोर्ट दी कि उसके टारगेट की जानकारी अब पूरी तरह बदल चुकी है। ऊपर सीलिंग में बने होल को देखते हुए उसने कंफर्म किया कि यूनिवर्सिटी वाला रहस्यमयी पायनियर और टायरन नाम से जाना जाने वाला शक्तिशाली व्यक्ति एक ही इंसान है। अपने ऑफिस में बैठा एसोसिएशन सुपीरियर उसकी रिपोर्ट को कामली सुन रहा था। इन्फॉर्मेशन पर सोच विचार करने के बाद उसने नया कमांड दिया। शियाओ सू को अपना मिशन फिलहाल रोक देना था। उसने समझाया कि पायनियर ने उसकी टीम को बचाया, मॉन्स्टर्स को मारा और एरिया को सिक्योर किया। ये किसी एनिमी की हरकतें नहीं थी। उसने ये भी जोड़ा कि वह और ओल्ड मेजर ली इस मामले पर सहमत नहीं थे और उसकी सेफ्टी के लिए और एक संभावित पावरफुल एलाई पर खराब इंप्रेशन से बचने के लिए फिलहाल टायरेंट से कोई कांटेक्ट नहीं करना था। कॉल पर अपने बॉस से बात करते हुए सू चिंग यंग ने अग्री कर लिया कि वह मिशन रोक देगी, लेकिन वह एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने बताया कि जब वह टायरेंट को फॉलो करते हुए बैक माउंटेन तक पहुंची थी जहां वह अपनी पावर एडवांस कर रहा था, तो उसने कुछ और भी महसूस किया। उसके बॉस ने इंटरेस्ट लिया और एक्सप्लेनेशन मांगी। उसने समझाया कि उस एनकाउंटर के दौरान उसने वहां एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस की थी। उस समय उसे लगा था कि शायद उसके पास कोई स्पिरिचुअल वेपन है, लेकिन वह संभावना उसे डाउटफुल लगी थी। अब जबकि यह कंफर्म हो गया है कि उसके पास 2 हाई टियर पावर्स हैं, ये पॉसिबिलिटी बहुत रियल लग रही थी। एसोसिएशन सुपीरियर इस नई जानकारी से सरप्राइज हो गया और सोचने लगा कि क्या पायनियर के पास सच में कोई स्पिरिचुअल वेपन है, लेकिन वह जल्दी ही स्केप्टिकल हो गया। पीछे झुकते हुए बोला कि इतना रेयर आइटम एक सोलो पायनियर के पास बिना बाहरी मदद के होना मुश्किल है। उसने फर्दर एक्सप्लेन किया कि टीम को स्पिरिचुअल वेपन से आने वाली कोई थर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट नहीं हुई, जो ऐसे केसेस में आमतौर पर होती है। सू चिंग यंग ने तुरंत करेक्ट किया, उस ऑरा में जो उसने पहले एनकाउंटर में महसूस किया था वह साफ तौर पर यांग एट्रीब्यूट की थी। इस न्यू डिटेल ने सारी कहानी बदल दी। सुपीरियर की आंखें फैल गईं जब उसे इसका मतलब समझ आया। अगर वेपन का एट्रीब्यूट खुद यूजर के यांग एनर्जी से आ रहा था तो इसका मतलब ये था कि वह केवल वेपन यूज नहीं कर रहा था, वह उसे क्रिएट भी कर रहा था। यह एक शानदार कंक्लूजन की तरफ इशारा करता था। अगर वह खुद स्पिरिचुअल वेपन्स बना सकता है तो वह जरूर स्पिरिट क्रिएशन रेल्म का कल्टिवेटर होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति थियोरेटिकली अकेला ये सब कर सकता है, लेकिन इस लेवल की पावर लगभग मिथिकल मानी जाती है। सू चिंग यंग इस थॉट से स्टंट थी क्योंकि ऐसे कल्टिवेटर्स दुनिया में मुश्किल से 2 ही थे। सुपीरियर ने एक और ज्यादा डरावनी पॉसिबिलिटी सोची। अगर उस व्यक्ति के पास सच में तीसरा अलग एट्रीब्यूट है तो ये पूरी पायनियर कम्युनिटी की पावर बैलेंस को हिला देगा। उसने एक्सप्लेन किया कि नोन रिसर्च के अनुसार अलग अलग एट्रीब्यूट्स आपस में क्लैश करते हैं, जिससे उनका एक ही बॉडी में होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब तक कोई पायनियर ऐसा नहीं मिला जो 3 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स रखता हो। इसलिए अगर पायनियर के पास सच में स्पिरिचुअल वेपन है और उससे थर्ड एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्ट नहीं हुआ तो शायद यह एक अच्छी बात है। कॉल खत्म होने के बाद सुपीरियर के मन में एक ही डरावना थॉट रह गया। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि इतना पावरफुल पायनियर कभी मानवता का दुश्मन न बने। अपने अपार्टमेंट में फोंगी गर्म शावर के नीचे खड़ा सोच रहा था, अपनी रिसेंट बैटल की डर्ट और थकान को धोते हुए। ड्राई होने के बाद वह वर्ल्ड की करंट स्थिति पर सोचने लगा। उसे पता था कि आधिकारिक स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल में अब 1 साल से भी कम समय बचा था, लेकिन खतरे वाले मॉन्स्टर्स और अजीब घटनाएं पहले ही बढ़ रही थी। उसने अपने यांग एट्रीब्यूट से अपने कपड़े आसानी से सुखा लिए। उसकी हथेली में गोल्डन एनर्जी चमक रही थी। वह सोच रहा था कि उसके जैसे कितने पायनियर्स अब खुद से कल्टिवेट करना शुरू कर चुके हैं। लावा रिवर पर मिले अग्रेसिव लोगों की यादें उसके दिमाग में ताजा हो गईं। उसे समझ आया
बताया कि जब बॉडी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन खुलता है तो लोग नेचुरली दुनिया के बदलते हुए स्वरूप को महसूस करने लगते हैं। उसे पता था कि कंट्री की अप्रूवल के बिना भी कई सेल्फ ट्रेन्ड पायनियर्स अब 1 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म तक पहुंच चुके थे। गवर्नमेंट द्वारा एजेंट्स जैसे कि सू चिंग यंग के जरिए वाइल्ड पायनियर्स से कांटेक्ट करना ये दिखाता है कि अभी दोनों पक्ष म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन के रिलेटिवली पीसफुल फेज में हैं। अपने कमरे में खड़े होकर मेजर हां ली और सू चिंग यंग के बारे में सोचते हुए उसने कंक्लूड किया कि अभी तक मॉन्स्टर्स कंट्रोल में हैं और पायनियर्स के बीच कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन उसे यह पीस बहुत फ्रेजाइल लगा। गवर्नमेंट ने पहले ही स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन बना ली थी, लेकिन अब तक जनता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। वह गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझता था, जबकि लोग अभी भी लोकल समस्याओं और स्ट्रेंज इवेंट्स की बातें कर रहे थे। गवर्नमेंट एक फाइन लाइन पर चल रही थी, मानवता की सुरक्षा करना और सटल वार्निंग देना बिना मास पैनिक फैलाए। अपने रिसेंट विक्ट्रीज के बावजूद फैंग यी की वर्ल्ड सिचुएशन की एनालिसिस अभी भी ग्रिम थी। उसे पता था कि गवर्नमेंट के पास अभी भी फुल स्केल कल्टिवेशन ईरा शुरू करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ वह जानता था कि एक बार पूरी सच्चाई रिवील हुई तो समाज में केओस और डेथ का बोलबाला हो जाएगा। करंट स्थिति में ऑफिशियल पायनियर्स भी उस अराजकता को नहीं रोक पाएंगे और इंटरनल समस्याएं व एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों मिलकर सब खराब कर देंगे। उसे एडमिट करना पड़ा कि गवर्नमेंट की जेंटल केयरफुल अप्रोच गलत नहीं थी, क्योंकि इंसानी डर और पैनिक किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जो चीज उसे सच में परेशान कर रही थी वह थी मॉन्स्टर्स की फास्ट डेवलपमेंट, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। उसने अभी अभी जिन क्रीचर्स से फाइट की थी उनका एनालिसिस किया। वे टिपिकल डार्क एट्रीब्यूट कंटेमिनेशन के प्रोडक्ट थे, स्पेसिफिकली शैडो एट्रीब्यूट के, जो डार्क एनर्जी की सब ब्रांच थी। उसका सिस्टम उन्हें पायनियर्स का नेचुरल एनिमी बता रहा था और फिलहाल वह इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। उसे समझ आ गया कि ये मॉन्स्टर्स आम जानवरों से कहीं ज्यादा स्मार्ट थे और मिलकर पायनियर्स को ट्रैप कर रहे थे, जिन्हें वे फूड सोर्स मानते थे। लेकिन वह जानता था कि ये क्रीचर्स अभी भी उन ट्रू डार्क टाइप मॉन्स्टर्स से बहुत कमजोर थे जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में देखे थे, ऐसे मॉन्स्टर्स जो अकेले देश तबाह कर सकते थे। फिर भी ये रीसेंट घटनाएं उसे ग्रोइंग डेंजर की याद दिला रही थी। वह सर्टन था कि अगर वह वहां न होता तो सू चिंग यंग और उसकी पूरी स्क्वाड मारी जा चुकी होती। एक छोटी सी उम्मीद उसकी आंखों में चमकी जब उसने सिस्टम के वर्ड्स को फिर से सोचा। डार्क एट्रीब्यूट अभी के लिए अनएब्जॉर्बेबल था, इसका मतलब ये था कि फ्यूचर में कुछ कंडीशंस पूरी होने पर शायद वह इसे भी यूज कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी फ्यूचर जीत के लिए की साबित हो सकती थी। उसने अपनी करंट एबिलिटीज रिव्यू की। उसके पास अब यांग एट्रीब्यूट की गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक थी, थंडर एट्रीब्यूट की डिवाइन थंडर टेम्परिंग और क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड टेक्निक। ये तीनों हाई टियर टेक्निक्स उसके लिए परफेक्ट थी और उसकी करंट स्ट्रेंथ 3 स्टार गोस्ट एक्स रेल्म पायनियर को कोई भी लाइटली नहीं ले सकता था। फिर भी वह यह अच्छी तरह जानता था कि यह सब अभी भी इनफ नहीं था। उसे अचानक फोन रिंग की आवाज ने इंटरप्ट किया। उसने देखा कि कॉल उसकी आंटी की थी। दूसरी ओर उसकी आंट ने उसका हाल पूछा, फिर बताया कि कॉल का रियल रीजन क्या था। उसने बताया कि उसकी कजन शहर में पढ़ने आ रही है और उसकी सेफ्टी के लिए वह चाहती थी कि वह कुछ दिन होटल में न रुके बल्कि फैंग यी के अपार्टमेंट में रुके। फैंग यी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसे अपनी कजन की बहुत हल्की याद थी। उसे बस याद था कि वह एक क्वाइट स्ट्रेट ए स्टूडेंट थी जो अपनी स्टडीज में ऑब्सेस्ड रहती थी। वह ये भी याद नहीं कर पा रहा था कि वह दिखती कैसी थी। फिर भी उसने एग्री किया और अपनी आंट को बताया कि एक स्पेयर रूम अवेलेबल है। जब उसने पूछा कि वह कब पहुंचेगी, उसकी आंट ने बस कहा कि वह उसे उसका एड्रेस दे देगी और वह खुद आ जाएगी। दूसरी ओर एक डार्क रूम में जो सिर्फ कंप्यूटर मॉनिटर की लाइट से रोशन था, एक व्यक्ति लंबे ऑलमोस्ट क्लॉ लाइक फिंगर्स से तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। वह व्यक्ति हुडी पहने था जिसमें उसके कान बाहर निकले थे। वह अपनी माँ से कॉल खत्म कर रहा था। उसकी माँ, जो फैंग यी की आंट थी, ने उसे बताया कि वह अगले दिन दोपहर तक अपने कजन के घर पहुंच जाए और वह उसके लिए कुछ स्पेशलिटी स्नैक्स भी भेजेंगी। उसने पोलाइटली कॉल एंड किया, कहा कि कोई परेशानी नहीं है और उसे अभी कुछ काम करना है। उसके स्क्रीन पर एक ग्रुप चैट विंडो खुली थी। स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल मार्शल आर्ट्स वैंगार्ड टीम यूजर फनहूप ने अभी अभी अनाउंस किया था कि वह सिटी पहुंच गई है और अपने कजन के घर रहने वाली है। कॉल खत्म करने के बाद उसने माउस क्लिक किया और एक न्यू विंडो ओपन की। वह एक रूमर अलर्ट था, एक इंटरनेट फेमस टाउन जिसे अब डेथ टाउन कहा जा रहा था। वहाँ 3 और लोग पॉकबीस्ट चैलेंज में गायब हो गए थे। आर्टिकल के साथ एक खून से सना हुआ भयावह इमेज था। ग्लोइंग ग्लासेस में स्क्रीन का रिफ्लेक्शन झलक रहा था। फनहू ने उस लोकेशन को पहचान लिया, यांगह्यूओ टाउन। उसका इंटरेस्ट क्लियरली जाग चुका था। ब्राउजिंग में वह व्यस्त थी, तभी उसकी माँ कमरे में आई और पूछा कि क्या उसने पैकिंग कर ली है। फनहू ने जवाब दिया कि हाँ, उसने पैकिंग कर ली है, लेकिन वह होटल में रुकना ज्यादा पसंद करेगी। उसकी माँ ने इंसिस्ट किया कि कजन के घर रुकना ज्यादा सेफ है और उन्होंने अपने नेफ्यू पर पूरी तरह भरोसा जताया। अपनी बेटी को जेंटली बाहर भेजते हुए माँ ने आखिरी एडवाइस दी, ट्रबल मत करना और घर में मदद करना। फनहू ने रियश्योरिंगली कहा कि वह सब समझती है। दरवाजे
दरवाजा बंद होने के बाद उसने एक छोटी सी साई ली, खुद को विजिट के लिए मेंटली प्रिपेयर किया। उसने इसे एक और हर्डल की तरह लिया जिसे पार करना था। ग्लासेस एडजस्ट करते हुए उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। उसने तय किया कि चाहे उसका कजन कैसा भी हो, वह किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। अगले दिन एक ब्राइट ब्लू स्काई के नीचे एक लॉन्ग डार्क हेयर और ग्लासेस वाली यंग वुमन एक सूटकेस लेकर अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ी। उसने अपने फोन में लोकेशन कंफर्म की और ऊपर देखकर बोली, यह शायद वही जगह है। वह फाइनली उस कजन से मिलने को रेडी थी जिसे वह मुश्किल से याद कर पाई थी। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होते ही नया पार्ट आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज जो एक नई मनहुआ एक्सप्लेन की है उसे भी देख लो।